अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर। वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सो अभी हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सो आज से हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आज मैं बेसिकली आपको दो चीज़ों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क समझाऊंगा। मेरे पास 2D और 3D प्लेन के अंदर अभी देखो जो मैंने अभी दो एक्सेस लगाने की कोशिश की है। तो ये जो प्लेन है ये मेरे पास 2 डायमेंशन प्लेन आएगा। यहाँ पे कोई भी जो फासला लिया जाता है, ठीक है, अभी इस पी पॉइंट का अगर मैं फासला कंसिडर करूँ तो इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो y की वैल्यू होगी, जबकि यहाँ से जो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर किया जाएगा, ठीक है, तो उसको हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के नाम से जानते हैं। यदि एक्स का हो गया ये वाई का हो गया। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले ओरिजिन से जाते हैं अपनी स्पेसिफिक वाई की वैल्यू की तरफ, फिर पॉजिटिव हो तो अपवर्ड, नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड आ जाते हैं। अब जब 3 डायमेंशन हमारे पास प्लेन आएंगे तो वहाँ पे असल में होता क्या है कि हमारे पास जो एक्सिस है वो 3 बढ़ जाते हैं। तो तीसरा एक्सिस कहाँ पे आता है, तो ये जहाँ पे मैं डॉट लगा रहा होता हूँ ना वो बिल्कुल सीधा आके खड़ा हो जाता है इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर। सो आज मैं एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और वहाँ से फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। तो आज जो स्टार्टिंग अभी हम ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इसको हम स्पेस बोलते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि 3 डायमेंशन में पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जाता है और वो सब पे सारी पूरी चीजें क्या है। सो अभी थोड़ी सी बात तो मैं अभी कर चुका हूँ कि अगर ये पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर है ए और इसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, तो फिर इसको हम कैसे मेजर करते हैं, तो ये मेरे पास 2 डायमेंशनल आ जाएगा। अगर हम बात करें तो ये वो प्लेन है जो 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल प्लेन के अंदर बेसिकली 3 अलग-अलग प्लेन जो है ना वो आपस में इस तरह इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं कि वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देखो जैसे अगर मैं एक्स और वाई की बात करूं, ठीक है, तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर है। अगर मैं जी की बात करूं तो जी उनके परपेंडिकुलर थे। अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरे पास ये जो शक्ल आपको नज़र आ रही है ये मेरे पास प्लेन है। अब ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है हमने अभी सीखना है कि इस पॉइंट को हम कैसे मेजर करेंगे, मगर उससे पहले इस प्लेन के बारे में जो हम फर्दर मूव करेंगे तो उसको देखते हैं। तो इस पॉइंट का बेसिकली अगर मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ तो इसके हर प्लेन की तरफ जो डिस्टेंस होगा उसकी जो मेजरमेंट है वही इस पॉइंट का रेफरेंस बन जाएगी। अब अगर दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली तो उनकी जो कॉमन जगह होगी वो एक लाइन होगी। यहाँ पे मैं आप सबको याद करा दूं, अगर आप दो लाइनों को कट करो तो वो एक पॉइंट पे मिलती हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक पॉइंट होता है। जबकि अगर दो प्लेन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे वो एक लाइन क्रिएट करते हैं। अब दो प्लेन क्रिएट हो रहे हैं तो एक लाइन क्रिएट हो रही है। अब इसी तरह अगर हम तीसरा प्लेन लाते हैं इसके ऊपर और वो दोनों इस तरह हम इंटरसेक्ट करवाते हैं कि वो पहले दोनों के साथ परपेंडिकुलर हो जाए, तो इससे फिर हमारे पास 3 एक्सिस जोन से हैं वो क्रिएट हो जाते हैं और ये फिर मेरे पास 3 डायमेंशनल प्लेन कहलाएगा। ये 3 एक्सिस मेरे पास होंगे। अब इन 3 एक्सिस को अगर हम फर्दर डिस्कस करें तो इन 3 एक्सिस में मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस होगा, जो तीनों एक सिंगल पॉइंट पे जाके कट कर रहे होंगे और इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलेंगे। नॉर्मली हम इसको ओ से डिनोट करते हैं। अब जब भी कोई भी डिस्टेंस कवर किया जाता है तो वो हम ओ से ही लेना स्टार्ट करते हैं, यानी ओरिजिन से ही स्टार्ट करते हैं। तो हर डिस्टेंस जो कवर होगा वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट उसका ओरिजिन होगा। अब अगर मैं ओ से एक्स एक्सिस की तरफ डिस्टेंस कवर करता हूँ, ठीक है, जो कि दाएं साइड पे कवर होगा, तो इसको फिर मैं पॉजिटिव एक्सिस बोल दूंगा। तो ये डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव मेजर होगा। जबकि अगर इसके अपोजिट जाऊंगा तो ये डिस्टेंस नेगेटिव होगा और नॉर्मली हम इसको एक्स डैश से डिनोट कर देते हैं, थोड़ा सा फर्क रखने के लिए, ताकि ये समझ आए कि ये नेगेटिव एक्सिस है। इसी तरह जो फर्दर 2 एक्सिस है उसमें वाई एक्सिस की दाएं साइड पे पॉजिटिव और बाएं साइड पे नेगेटिव, और जी एक्स के जो अप साइड पे पॉजिटिव होगा जबकि डाउन साइड पे नेगेटिव डिस्टेंस कवर होगा। सो इस तरह हम डिस्टेंस इसके कवर करेंगे। अब ये जो प्लेन आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये प्लेन जो कि 2 एक्सिस की मदद से मिलकर बन रहा है, जिसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो इसको हम एक्स वाई प्लेन बोलेंगे।
जबकि अगर मैं नेक्स्ट प्लेन की बात करूं, जो प्लेन मेरे पास दो एक्सिस जो कि वाई और जी की मदद से मिलके बन रहा है प्लेन, जो ये भी ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, तो इसको फिर मैं वाई जेड प्लेन बोलूंगा। जबकि तीसरा प्लेन जो उनसा है वो ज़ाहिर है जो दो एक्सिस बाकी रह गए हैं वो जी एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलके बनेगा, तो उसको फिर जेड एक्सिस प्लेन बोला जाएगा। अब ये तीनों प्लेन आपस में मैं दोबारा याद करा दूं कि परपेंडिकुलर हैं, ये तीनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल आपस में बनाते हैं। नेक्स्ट जो अभी हम इन प्लेन्स के हिसाब से देखते हैं, तो इस प्लेन को 8 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब हम 2D प्लेन को देखें तो वो 4 हिस्सों में डिवाइड होता है, जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। जबकि जो 3D प्लेन है वो 8 हिस्सों में डिवाइड होगा, जिसको ऑक्टेंट बोला जाएगा। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे कि किसी भी पॉइंट को 3D प्लेन में कैसे प्लॉट किया जाता है, या उसके डिस्टेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। अभी आप ये एक पॉइंट देख रहे हो, ठीक है? तो सबसे पहले हम इस पॉइंट का नाम, अगर मैं P कंसीडर कर लूं, तो P कंसीडर करने के बाद यहाँ पे बेसिकली मुझे तीन फासले मापने हैं। तो तीन फासले x, y और z होंगे, और इनको हम कोऑर्डिनेट्स बोल देंगे। तो यानी x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, यानी x का डिस्टेंस, y का डिस्टेंस और z का डिस्टेंस। तो अभी जब भी हम कोई डिस्टेंस मापेंगे यहाँ पे, तो वो अपने एक्सिस के पैरेलल होगा। मतलब अगर x एक्सिस का डिस्टेंस हमें मापना है, तो ये x एक्सिस लाइन के पैरेलल होगा, y का डिस्टेंस y एक्सिस के पैरेलल होगा, z का z के पैरेलल होगा। अब देखते हैं कि जब ये पैरेलल डिस्टेंस जो मापा जाता है, देखो जो z एक्सिस का डिस्टेंस होगा वो कैसे मापा जाता है, पैरेलल तो x एक्सिस पे होगा, मगर उसका जो मेजरमेंट है वो सामने इस प्लेन की तरफ मापी जाएगी। देखो जैसे ये x एक्सिस का जो पैरेलल टू x एक्सिस है, मगर उसका सारे का सारा जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो सामने दीवार की तरफ कवर हुआ है, तो फिर हम इसको कहेंगे जो x कोऑर्डिनेट है, इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो YZ प्लेन की तरफ मापा जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अभी जब मैं पेज पे जाऊंगा तो वहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी तरह नेक्स्ट जो मेरा डिस्टेंस है वो y कोऑर्डिनेट का है, और ये डिस्टेंस जो है हम z एक्स प्लेन की तरफ मापेंगे, और जो लास्ट डिस्टेंस है वो हम z कोऑर्डिनेट का हम एक्स वाई प्लेन की तरफ मापेंगे। अब देखो जो एक्स वाई की तरफ डिस्टेंस है वो एक्स वाई प्लेन की तरफ है, मगर पैरेलल टू ये z एक्सिस है। अब इसी पॉइंट को अ, जो हम ज़ाहिर है ये सारे कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो 0 0 के रेफरेंस से मापे जाएंगे। तीन हमारे पास थ्री डायमेंशनल है, तो 0 0 0 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर किसी पॉइंट को, अगर आपने पहले वाला तरीका इस्तेमाल नहीं करना, तो कोई दूसरे कौन से तरीके हैं मापने के लिए। तो अगर ये मेरे पास बी पॉइंट है, तो सबसे पहला डिस्टेंस जो सा है वो मैं कवर करूंगा कैसे, जो सा है मेरे पास फर्स्ट डिस्टेंस वर्टिकली होगा, जो जेड एक्सिस के लॉन्ग कवर होगा, तो ये जेड एक्सिस का डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट डिस्टेंस वाई एक्सिस के लॉन्ग में कवर करूंगा, ठीक है? इसको जहाँ से मैं स्टार्ट करने लगा उसको क्यू पॉइंट का दे दूँगा, नाम दे दूँगा, और जहाँ पे जाके वो अभी मिला है एक्स एक्सिस के साथ, उसको मैं आर पॉइंट का था, और जब आर से मैं ओ का डिस्टेंस कवर करूँगा, ठीक है? तो ये मेरे पास हो जाएगा। अब अगर आप देखो तो ओ से आर का जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो एक्स एक्सिस, जबकि आर से क्यू का जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो वाई, और जो क्यू से पी का डिस्टेंस हुआ है वो जेड कोऑर्डिनेट के तौर पे लिया जाएगा। इसी तरह इसको हम और फर्दर दूसरे तरीके भी है। अब हम उल्टा देख लेते हैं, हम ओ से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो अगर हमने किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना है तो ओ से आर तक आएंगे, ठीक है? आर अब कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 3, तो ये मेरा एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होगा। अब आर से वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कवर करूंगा, जो वाई कोऑर्डिनेट का फासला होगा। तो ये अभी देखो जो आर से क्यू पॉइंट का जो फासला होगा, जो अभी नेक्स्ट रेड को हम क्यू का नाम दे देंगे, तो ये वाई कोऑर्डिनेट का फासला होगा। और लास्ट में जो हमारे पास अभी हम वर्टिकली फासला मापेंगे, वो फासला हमारे पास जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, और ये जेड कोऑर्डिनेट दिखाएगा। तो इस तरह अब आपके पास थ्री डिफरेंट वेज हैं अपनी थ्री डिमेंशन ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट्स को मापने के। तो हम कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह आप खड़े हो जो दीवार की तरफ, और दीवार को अगर सामने हो तो कोना जो सा वो आपके मुंह की तरफ हो, तो आप दोनों दीवारों को हाथ लगा लो,
ठीक है, जो आपके सामने है, ठीक है। तो अब जब आपकी जो हाइट होगी वो जेड एक्सिस का डिस्टेंस कवर करेगी। देखो जैसे मैं अभी यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, ये जेड एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। ये जो है मेरे पास एक्स एक्सिस आ जाएगा, और ये मेरे पास जो सा है वो वाई एक्सिस आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप खड़े हो तो जितनी भी आपकी हाइट होगी, ठीक है, वो जेड एक्सिस का डिस्टेंस जो इस तरफ आपका बाजू होगा वो वाई एक्सिस का डिस्टेंस कवर कर लेगा, और जो इस तरफ आपका बाजू होगा वो जेड एक्सिस का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। अभी एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आया था जिसमें हमने डिस्कस किया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर आपके पास एक लाइन है तो ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट से हमने इस लाइन का डिस्टेंस कवर मापना है, तो ये जितनी भी मैं लाइनें लगाने लगा हूँ ये सारे के सारे इसके डिस्टेंस हैं, ठीक है। मगर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की खासियत ये होती है कि वो जो नेक्स्ट लाइन है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फिर हमें मेजर करने में या डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा आसानियाँ देता है। सो आज हमने डिस्कस किया है कि हमारी थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट कैसे प्लॉट होता है। वैसे तो आपको ये कभी भी प्लॉट करने के लिए नहीं आएगा, मगर ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ के ऊपर अगर आपने इसको प्लॉट करना है तो आप इसको कैसे करोगे। सो अभी एक्सरसाइज 7.2 का स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, मेरे पास दो ए बी सी तीन ऑर्डर्ड पेयर है, और इनमें से मुझे तीन काम करने हैं। मुझे ए बी वेक्टर बनाना है, मुझे ये चीज़ क्रिएट करनी है, और मुझे ये चीज़ क्रिएट करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, गिवन में मुझे ए पॉइंट दिया गया है, ठीक है। मुझे बी पॉइंट दिया गया है, मैं भी उसके कोऑर्डिनेट्स ऊपर से देख लेता हूँ, और सी पॉइंट दिया गया है। तो जनाब 2, 5 बी -1, 1 और सी 2, -6, और ये मेरे पास सी पॉइंट सी ऑर्डर पेयर आ गया। सो अभी मुझे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1 वाला पार्ट और 3 वाला पार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है फिर आपको इसे समझ आ जाएगी। तो 1 वाले पार्ट में मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ओ बी में से, ओ बी पोजिशन वेक्टर में से ओ ए पोजिशन वेक्टर को हम माइनस कर देंगे। क्या आपको यहाँ पे पोजीशन वेक्टर नजर आ रहे हैं? नहीं तो मैं सामने अब क्रिएट करने लगा हूँ। तो जो ओ ए पोजीशन वेक्टर होगा वो इस वाले पॉइंट से क्रिएट होगा, तो वो आएगा 2i + 5j। इसी तरह जो ओ बी वेक्टर होगा वो मेरे पास आएगा -i + j। अब चूंकि इसके कोफिशिएंट 1 है तो वो मैं लिख नहीं रहा। इसी तरह ओ सी जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर होगा वो 2i - 6j आ जाएगा, ठीक है। हालांकि मुझे पार्ट नंबर 1 में ज़रूरत तो नहीं है, मगर फिर भी मैंने उसको पोजीशन वेक्टर बना लिया है। सो ओ बी -i + j -2i + 5j। तो अब मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, -2i - 5j। तो अभी मेरे लाइक टर्म्स को मैं हल कर दूंगा, तो ये आ जाएगा -3i और -4j। तो ये मेरे पास मेरा ए बी वेक्टर आ जाएगा। तो ये उम्मीद है, ये तो हम काम 7.1 में भी कर चुके थे। अभी तीसरा पार्ट हमारे पास है 2cb - 2ca। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 का 2cb - 2ca। तो अब अगेन 2 तो एक कांस्टेंट है, तो इसको मैं अंदर ही छोड़ दूंगा। तो अंदर मैं लिख दूंगा सी बी ओ बी में से माइनस कर दूंगा ओ सी को, -2 सी ए का है ओ ए में से ओ सी को माइनस कर दूंगा। और अगर आप चाहो तो आप अलग से पहले सी बी निकाल लो यहाँ पे साइड के ऊपर, ओ बी में से ओ सी को माइनस करके, ठीक है। तो फिर जो उसकी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर दो, मगर मुझे ऐसे आसान लगता है तो अभी मैं डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर की वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो अभी हमारे पास आ गया। अच्छा हाँ, यहाँ पे चूंकि अंदर भी मुझे ब्रैकेट यूज करनी है तो बाहर पे मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, -i + j। और मुझसे बार बार वाई वाई लिखा जा रहा है माइनस, तो अगर मैं कहीं पे लिख दूँ तो प्लीज़ उसको
आप लोग सही कर लेना। -6j -2, सो मेरे पास आ जाएगा 2i + 5j -2i -6j। तो अभी जनाब मैं अभी कैलकुलेशन ही मुझे करनी है और ज़्यादा मज़ीद जौन सी है तो मैं वही परफॉर्म कर रहा हूँ। -i + j -2i + 6j, ये मेरे पास आ जाएगा -2 2i + 5j -2i + 6j। सो जी ये माइनस वाला प्लस से काटा गया, यहाँ पे कुछ नहीं काटा जाता है तो ये 2 आ जाएगा, -3i आ जाएगा और जनाब यहाँ पे आ जाएगा +7j -2 और अंदर सिर्फ j वाला कंपोनेंट रह जाएगा +11j आ जाएगा। अभी मेरे बाहर वाले जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -6i + 14j -22j। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस -6i और 22 में से 14 को हम माइनस कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -8j। तो ये जनाब मेरे पास आ जाएगा 2ca -2cb। ये हमारे पास है जो हमारे पास रिक्वायर्ड पार्ट 3 है उसका ये सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है पार्ट नंबर 1 है। मेरे पास लेट u वेक्टर दिया गया है, v वेक्टर दिया गया है, w वेक्टर दिया गया है और मुझे करना है इंडिकेट और नंबर। हाँ जी, यहाँ पे ये वेक्टर्स और इनको मुझे क्रिएट करना है यानी इनके अंदर वैल्यू पुट करके इनको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे अगेन मैं पार्ट नंबर और 3 ही करूँगा। तो सबसे पहले भी आप देख लो इस दफ़ा जो हमारे वेक्टर दिया गया है वो 3 डिमेंशन दिया गया और जो k कंपोनेंट है वो z एक्सिस के अलोंग जो सा है वो उसके रिस्पेक्टिवली होगा। तो अभी मैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 और गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, तो मुझे u वेक्टर दिया गया है, वो मुझे क्या दिया गया है जनाब, वो मुझे दिया गया है i 2j और -k, i 2j -k। अच्छा मैं अब दोबारा याद करा दूँ, ये डैशेस मैं नहीं लगा रहा, जस्ट सेव माय टाइम। तो आप लोग इसको ज़रूर मेंशन किया करोगे, ये वेक्टर की इंडिकेटर्स में से ज़रूरी है। v3 2 3 -2 2। सो नेक्स्ट वेक्टर आ जाएगा v3 -2 और 2k और लास्ट वेक्टर मेरे पास w वेक्टर आ जाएगा। तो वो जनाब उन्होंने मुझे दिया हुआ है 5 -1 3 5i -j 3k। सो तो पार्ट नंबर 1 में जो चीज़ मुझे मालूम करनी है वो जनाब मुझे मालूम करनी है u + 2v + w, u + 2v + w। तो अब मोर कॉमनली तो हम यही करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो मैं u की वैल्यू पुट करूंगा i + 2j -k + 2। अब v की वैल्यू बाहर 2 है तो मैं ब्रैकेट लगा लूंगा 3i -2j + 2k और w के बाद में कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मैं वैसे का वैसे ही, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो वैसे के वैसे लिख दूंगा 5i -j + 3k। नेक्स्ट प्रोसेस जो मेरा इसके अंदर आएगा वो आएगा +6i -4j + 4k + 5i -j + 3k। अब लाइक टर्म्स को मैं इकट्ठा तो नहीं कर रहा, अगर आप लोग ये स्टेप में करना चाहो तो कर सकते हो, मगर मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर दूंगा। तो देखो मेरे पास जो i वाले कंपोनेंट हैं वो ये वाला और ये वाला है। तो इनका जो सोल्यूशन है 5 11 और ये 12 आ जाएगा, 12i आ जाएगा। अब मैं j वाले देखूँ कंपोनेंट, तो j वाला मेरे पास ये वाला ये और ये है तो ये -5 और मेरे ख्याल में -3 आ जाएगा, -3j। ठीक है, लास्ट में k वाला रह गया
तो 7 में से 1 माइनस होगा तो +6k आ जाएगा। तो ये फिर मेरे पास आंसर आ गया u + 2v + w का। पार्ट नंबर 2 में हम क्या करेंगे जनाब, सॉरी पार्ट नंबर 3 में थर्ड पार्ट मैंने करना था, तो वो जनाब आ गया 3v + w, 3v + w, और ये मैग्नीट्यूड है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, फाइंडिंग 3v + w कर लूँगा, मैग्नीट्यूड फिर मैं एंड में निकाल लूँगा। तो 3v + w मैं सबसे पहले फाइंड कर रहा हूँ, तो जनाब 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा 3, तो ये मेरे पास आ गया 3i - 2j + 2k प्लस w 5i - j + 3k। सो अभी मेरे पास जनाब ये आ गया 9i - 6j + 6k + 5i - j + 3k। सो अभी जो इनके मेरे पास आ जाएंगे, ये मेरे पास आ जाएगा 14i - 7j और +9k। तो ये जनाब मेरे पास आ गया 3v + w। नाउ अब टेकिंग मैग्नीट्यूड, तो 3v + w का मैं मैग्नीट्यूड लूँगा। तो मैग्नीट्यूड जब मैं लूँगा तो इस साइड पर देखो हर कंपोनेंट का मैं स्केयर लेके ऐड कर दूँगा। 14 का स्केयर -7 का स्केयर 9 का स्केयर, तो 14 का स्केयर 196, 49 + 81, और नेक्स्ट में आप इन तीनों को नंबरों को प्लस कर लो और वही आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये एक कंप्लीट स्केयर है तो आप निकाल लो, अदरवाइज उसको उसी तरह स्केयर की फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में रहने देना। सो ये अब आपने काम खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो जनाब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। हमें फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो ये काम तो हमारे लिए आसान होगा। वेक्टर एंड राइट डायरेक्शन को साइन ऑफ इट। अच्छा, ये जो डायरेक्शन को साइन वाला काम है, ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको कल के लेक्चर में दोबारा ये बता दूंगा। मैग्नीट्यूड अब आपको निकालना आता है तो सो वो आप मैग्नीट्यूड आसानी से निकाल सकते हो, उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। डायरेक्शन को साइन के ऊपर डिटेल में मैं कल लेक्चर दे दूंगा, तो उसी के साथ में फिर मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को दोबारा भी कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। उसमें आप लोगों के पास हमारे पास एक कंडीशन दी गई है, तो पहले हम उसको लिख लें फिर इसके बारे में डिस्कस भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जनाब अंदर जो हमें कंडीशन दी गई है वो मेरे ख्याल α_i + α+1j, और अगर कोई मिस्टेक हुई तो मैं सही कर लूँगा। हाँ जी, हाँ 2k + 2k मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 9। सो अभी देखो ये अब हमारे पास मैग्नीट्यूड का साइन है। इट्स मीन है कि हमने इस मैग्नीट्यूड को सॉल्व करना है, तो फिर हम इस मैग्नीट्यूड को कैसे सॉल्व करेंगे। सो सोल्यूशन में फिर मेरे पास आ जाएगा, मैं इसका अंडर रूट लूँगा और हर कंपोनेंट का स्केयर ले लूँगा। तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा का स्केयर प्लस α+1 का स्केयर और प्लस मुझे यहाँ पे लगता है 3k 2k, ठीक है। तो प्लस मेरे पास आ जाएगा 4। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मुझे इस अंडर रूट को खत्म करना है। तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो मेरे पास जनाब आ जाएगा अल्फा स्केयर। अभी मैं अंदर कुछ थोड़े से सिंप्लीफिकेशन भी कर रहा हूँ, बाकी मैं बाद में कर लूँगा। तो ये आ गया अंडर रूट, और ये मैंने इधर भी स्केयर ले लिया इसका, और इधर मैंने इधर 3 का स्केयर ले लिया। अब इस साइड पे देखो 3 का स्केयर तो 9 आ जाएगा, तो ये स्केयर इस अंडर रूट से काटा जाएगा, तो अंदर मेरे पास आ जाएगा अल्फा स्केयर। अब देखो मैं बजाय इसको लिखने के मैं इसका स्केयर ओपन कर रहा हूँ, तो अल्फा स्केयर प्लस 1 का स्केयर, 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, 2 अल्फा प्लस 4, तो ये मेरे पास टोटल आ जाएगा। सो अभी लाइक टर्म्स को मैं ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 अल्फा स्केयर प्लस 2 अल्फा प्लस 5
और ये 9 इक्वल के दूसरी साइड पर आएगा -9 हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास लास्ट 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -4 इज इक्वल टू 0। सो अभी मैं इसमें से 2 से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग बाय 2। तो जब 2 से डिवाइड करूंगा तो इधर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस अल्फा -2। अब देखो इन दोनों कंपोनेंट को आप लोग प्लस करोगे नहीं, यहाँ पे मैंने साइन गलत यूज कर दी है, मुझे लार्जर वैल्यू के साथ प्लस का साइन और स्मॉलेस्ट के साथ माइनस का साइन रखना है। तो अब जब मैं इनको दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये प्लस अल्फा आ जाएगा और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर जो सी मेरे पास लेफ्ट राइट पे कंपोनेंट्स हैं टर्म्स है उनका मल्टीपल आ जाएगा, यानी 2 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। सो अभी फर्स्ट 2 में से मैं अल्फा कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस 2, -1 को मैं ले लूंगा तो अल्फा प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस 2 आ जाएगा और अल्फा -1 आ जाएगा। तो अभी दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल ले लूंगा, अल्फा -1 भी 0 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू जनाब मेरे पास 2 आ गई और यहाँ से अल्फा की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, अल्फा की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 अल्फा की वैल्यू आ गई। वो तो उस क्वेश्चन के अंदर भी यही था कि आपकी जो कंडीशन दी गई है उसमें आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है। सो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है 1 2 -1। क्वेश्चन नंबर 5 है, वी वेक्टर दिया गया है जो कि मेरे पास i+2j-k है, इसका मैंने यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अब आपको याद होगा एक तो यूनिट वेक्टर को हम कैप से शो करते हैं और इसका एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि ओरिजिनल वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो v का जनाब मैग्नीट्यूड मेरे पास आएगा, i का कंपोनेंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 + 4 + 1 और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा 6 अंडर। ठीक है जनाब, तो अब जो वी कैप है चूँकि यूनिट वेक्टर के तौर पे सिंबल यूज होता है तो आएगा वी ओवर वी का मैग्नीट्यूड। तो जनाब अब वी वेक्टर मेरे पास क्या है, वी वेक्टर है जनाब मेरे पास i+2j-k और उसके नीचे आ जाएगा 6 अंडर। सो यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट में सिर्फ इसको अलग अलग लिख दूंगा, 2/6 j -k/6 अंडर। सो ये मेरे पास आ जाएगा, मेरा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर में यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपको कभी भी कोई ख़ास किस्म के मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की ज़रूरत होती है, मतलब मैं आपको कहता हूँ एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, जिसका 20 है, -3 है, -4 है, तो हर टाइम आपने सबसे एक यूनिट वेक्टर निकाल देना है। यूनिट वेक्टर इसलिए निकालना है क्योंकि इनिशियल जो लेक्चर था उसमें आपको ये भी बता चुका हूँ कि यूनिट वेक्टर का चूंकि मैग्नीट्यूड 1 होता है तो फिर ये हमें वापस रिप्लेस करने में हेल्प करता है जो भी मैग्नीट्यूड हमें रिक्वायर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब हमारे कुछ इसी तरह के हैं। अभी देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को पहले करते हैं। इसमें हमें 3 वेक्टर दिए गए हैं, तो 3 वेक्टर जो उनसे मैं पहले वो लिख लूँ फिर उसके बाद फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। 3 -1 -4, 3i -j -4k। ओके जी, नेक्स्ट बी हमारे पास है -2 -4 -3।
और जो सी वेक्टर होगा वो मेरे पास जनाब होगा, अभी देख लेते हैं, वो होगा हमारे पास I2 1 2 -1। ठीक है जी, तो हमें निकालना क्या है, हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, ओके गुड, मगर पैरेलल टू इसके निकालना है। ठीक है, 3a 3 - 2 3 - 2 4। ओके, मुझे एक यूनिट वेक्टर निकालना है, मगर वो पैरेलल होगा इस कंडीशन के। तो सबसे पहले मुझे ये वाली कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो पहला काम मेरा इस कंडीशन को क्रिएट करना है, 3 - 2b + 4c। तो अभी हमारा इसी की तरफ हम जाते हैं। तो जनाब अभी मेरे पास आ जाएगा 3 3i - j - 4k -2i - 4j - 3k और -4 नहीं +4 और i +2j मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 9i - 3j -12k माइनस माइनस +4i माइनस माइनस +8j और माइनस माइनस +6k +4i +8j और -4k। तो लास्ट में इस दफ़ा मैं लाइक टर्म भी इकट्ठी कर लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन मुझे बहुत बड़ी लग रही है, तो कहीं गलती ना हो जाए। तो सबसे पहले आई वाले कंपोनेंट, उसके बाद जे वाले कंपोनेंट और सबसे लास्ट में के वाले कंपोनेंट। देखना, तो अभी ये मेरे पास आ जाएगा जनाब 9 8 17 आई, अगर मैंने कोई प्लस माइनस की गलती नहीं कर दी तो 16 में से +13j और मेरे पास आ जाएगा -10k। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक हो गया। उम्मीद है मैंने कोई मिस्टेक नहीं की और सारा काम ठीक किया है। सो इस वेक्टर को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, इसका मैं दूँ यू का दे देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास अब यू वेक्टर आ गया। अब इस यू वेक्टर के पैरेलल मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो इसका मतलब है यूनिट वेक्टर के लिए मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, 17 का स्केयर +13 का स्केयर +-10 का स्केयर। तो ये मेरे पास जनाब आ गया 289 169 +100। So next we 289 169 100 81 14 5 1 1 2 3 4 5 5 5 5 8 आ गया मेरे पास अंडर। अब तो पता नहीं कंप्लीट स्केल कहाँ तक बनता है, सो मैं इसको यहीं पे रहने दूंगा। तो मैं अभी अपने यूनिट वेक्टर की तरफ जाऊंगा। तो यो मेरे पास यू कैप होगा, ठीक है, वो मेरे पास आ जाएगा यू का वेक्टर डिवाइडेड बाई यू के मैग्नीट्यूड। तो जनाब अभी यू का वेक्टर है 17i +13j -10k 558 अंडर रूट। सो ये मेरा एक यूनिट वेक्टर है। अच्छा, और यही यूनिट वेक्टर जो सा है ये फिर उस कंडीशन के पैरेलल होगा। ठीक है, तो यू कैप इज पैरेलल टू 3a -2b +4c।
ठीक है। तो अगर उसने कहा होता कि अपोजिट डायरेक्शन में करना है तो यहाँ पे हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। या जो भी कंडीशन आगे दी होती, जो यूनिट वेक्टर निकलता है वो उसी ही वेक्टर के पैरेलल में होता है जिससे हम उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत हमें नहीं होती। लास्ट में जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं कर दूंगा, एक पार्ट आप कर दोगे। तो अभी देखो, हमें एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 4 है और वो इसके पैरेलल है, यानी ये देखो एक वेक्टर पैरेलल जा रहा है, ठीक है। तो हमें इसी के एक पैरेलल एक वेक्टर चाहिए, मतलब उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए, तो फिर ज़ाहिर है वो उस वेक्टर से बड़ा होगा। तो कभी भी हमें पैरेलल वेक्टर चाहिए तो इसका मतलब है कि हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के बाद एक नया वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 4 होगा। तो हम इस 4 को उस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे जो वेक्टर नया हमारे पास आएगा वो उसके पैरेलल भी होगा, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड उससे ज़्यादा भी होगा। तो अभी जो क्वेश्चन पार्ट नंबर मैं 1 कर दूंगा, 2 - 3 + 6। क्वेश्चन नंबर 7, तो मेरे पास इसको मैं यू का नाम दे देता हूँ। मुझे भूल गया मैंने क्या लिखा, याद वेक्टर क्या था, 2 - 3 + 6, 2i -3j + 6k। तो सबसे पहला काम, चूंकि इसके पैरेलल में मुझे जाना है तो मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैं u का कैप निकालने की कोशिश करूंगा। तो उसके अगर के सबसे पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, फिर बाद में उसको निकालेंगे। 2 का स्केयर आ जाएगा, -3 का स्केयर आ जाएगा और 6 का स्केयर आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया 4 + 9 + 36, और ये मेरे पास आ जाएगा 49 अंडर रूट, और इसका जो मैग्नीट्यूड है देखो वो मेरे पास 7 आ गया। ठीक हो गया, गुड। अब हमारे पास यू कैप आ जाएगा, तो वो मेरे पास आएगा यू का वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड में कर दूंगा। तो मैं डायरेक्ट ही सारे को डिवाइड करके लिखने लगा हूँ ताकि मुझे समझने में स्टेप भी मेरा बच जाए और एक स्टेप हो गए। अब ये जो यूनिट वेक्टर है वो इस वेक्टर के पैरेलल आ गया, तो एक कंडीशन तो मेरी पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन मुझे ये बनानी थी कि जो मैग्नीट्यूड है वो 4 होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक W नाम से एक वेक्टर बनाऊंगा, कंसीडर कर लूंगा, और 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इस यूनिट वेक्टर से। तो इससे जो वेक्टर मुझे मिलेगा वो पैरेलल तो होगा इस वेक्टर के, और उसका मैग्नीट्यूड 4 हो जाएगा। तो देखो 4 × 2 - 3 और +7k। तो जो 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8/7j माइनस 12/7, और सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी, आई मुझे लिखना है, और इधर आ गया 24/7k। अब आप ये जो W है, जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो 4 आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात याद कराऊँ जो मैंने आपको इनिशियल लेक्चर के अंदर बताई थी। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हों तो या तो वो दोनों वेक्टर आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, एक तो कंडीशन ये होती है। और अगर कभी ऐसा ना हो तो ऐसा होता है कि अगर किसी एक वेक्टर में से कोई नंबर हम कॉमन ले लेना, ठीक है, तो वो अंदर वाला हिस्सा इसके इक्वल में आ जाता है। अभी देखो जैसे अगर मैं इसमें से 4 को कॉमन लूँ तो ये वाला वेक्टर आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ, जैसे मेरे पास होता एक वेक्टर होता 3i + 6j -3k, और दूसरा वेक्टर मेरे पास होता i + 2j -k। तो अब क्या ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं? ठीक है, देखो देखने में तो ये इक्वल नहीं लग रहे, ठीक है, मगर जैसे ही इसमें से मैं 3 को कॉमन लूंगा तो ये जो अंदर वाला वेक्टर है वो इसके पैरेलल आ गया, तो इसका मतलब है सॉरी इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर जो से पैरेलल है। हाँ, सिर्फ फर्क इतना है कि मैग्नीट्यूड वाइज ये छोटा वेक्टर है जबकि ये
बड़ा वेक्टर है। तो अगर कभी दो वेक्टर इस तरह से इक्वल आ जाएं कि किसी में से एक कोई कांस्टेंट कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकलने के बाद वो इक्वल आ रहे हो, तो वेक्टर हमारे पास पैरेलल होते हैं। तो ये कंडीशन आप लोग याद रखना। इसी तरह अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो वो 7.4 के अंदर भी जाके मैं आपसे एक कंडीशन डिस्कस करूंगा कि वो किस और दूसरी कौन सी कंडीशन है उसमें हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप अपने जहन में रखोगे। ठीक है, अगेन मैं यहाँ तक बता दूँ, अभी तक जहाँ पे 7.2 तक अभी हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ तीन चीज़ें ऐसी आई हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकती हैं। 7.1 के दो लास्ट वाले क्वेश्चन और रेशो फार्मूला। बाकी जितनी भी अब हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है और उम्मीद है आप इनको अच्छे तरीके से याद भी रखोगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, खुदा हाफिज़।